बीच में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय के साथ जुड़ चुके हैं। माधुरी वाली श्री का स्वागत करके आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जो हर दिल अजीज देता है, वो आज हमारे बीच में एक छोटे से विनय निवेदन पर उपस्थित हुए। उसके लिए मैं पूरे माहेश्वरी सेवा संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे हर प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। आपके सुपुत्र श्री आकाश जी विजयवर्गीय, उन्होंने भी हमारी इस कंपटीशन को बहुत सराहा और अपने बच्चों को श्लोक पाठ, स्तुति, भजन आदि याद करवाए। इसके लिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री कैलाश जी विजयवर्गीय से कि वो खुद स्वामी जी से अपने आशीर्वाद ले और हमारे आज के जितने प्रतिभागी 453 एंट्रीज हमारे पास आई थी इस कंपटीशन के लिए, उन सभी को अपना आशीर्वाद दे। प्लीज आई रिक्वेस्ट कैलाश जी विजयवर्गीय कि वे अपने आशीर्वचन हमारे कॉम्पिटिटर्स को दीजिए। धन्यवाद दीदी। उपस्थित सभी इस जूम कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, परम पूज्यपाद माधव प्रसन्न पाल जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी साउंड में आपको आवाज आने में तकलीफ हो, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माहेश्वरी सेवा संगठन के द्वारा संस्कार डालने के लिए एक बहुत अच्छा आयोजन किया। मुझे आकाश जी ने भी बताया और लज्जू बंग जी ने आज मुझसे आग्रह किया कि आप आए। मैं देवास जा रहा था, मैंने कहा कि मैं रास्ते में से जरूर बात करूंगा 5:30 बजे। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके सानिध्य में बच्चों में संस्कार डालने की जो एक कार्यक्रम हुआ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बिना संस्कार की शिक्षा कई बार बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यदि संस्कार नहीं है और लोग शिक्षित हो जाते हैं, और शिक्षित व्यक्ति जब अपराध करने लगता है संस्कारहीन होने के कारण, तो उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि संस्कारित व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षा व्यक्ति को भी आगे बढ़ाएगी, समाज को भी आगे बढ़ाएगी और देश को भी आगे बढ़ाएगी। और इस संस्कार विहीन शिक्षा कभी समाज के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। और इसलिए हम सब जो संस्कार डालने का काम कर रहे हैं बच्चों में, ये बहुत अच्छा है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जब बच्चे घर पर हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम बच्चों को अपने परिवार से जोड़े, संस्कार से जोड़े, संस्कृति से जोड़े, धर्म से जोड़े। और सबसे बड़ी बात बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना वायरस हमारे बीच में आया है, यह कुछ भी नहीं है यदि हम सक्षम हैं, हम यदि अनुशासित हैं, तो हम यदि रोज व्यायाम करें, रोज प्राणायाम करें, हम फालतू चीजें नहीं खाएं। मैं परम पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर है, उनके सामने बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सब शपथ लें कि हम मैदे की कोई चीज नहीं खाएंगे, हम टोस्ट नहीं खाएंगे, हम मैगी नहीं खाएंगे, हम पास्ता नहीं खाएंगे, क्योंकि जो मैदा होता है वह बहुत जहर होता है बच्चों के लिए, और वह कोरोना जैसे वायरस को आमंत्रित करता है। और इसलिए कोरोना से बचना हो तो हमें क्या खाना, ये हमें जरूर समझना चाहिए। और मैं सब बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों के यदि सच्चे स्नेही है, सच्चे प्यार करने वाले हैं, तो बच्चों को क्या खाना, यह अनुशासन हमें देना चाहिए। फिर सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, सुबह उठना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, क्योंकि भगवान किसी ने देखे नहीं है। हमारे माता पिता जो बिल्कुल भगवान के जैसे हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, माँ ने 9 महीने पेट में रखा है हमें, फिर हमारा पालन किया है। और इसलिए माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देने वाले बच्चे जीवन में कभी असफल नहीं होते। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए बच्चे। तो ये जो कोरोना जैसे वायरस है ना, कभी आपको प्रभावित नहीं कर सकते। और इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना, ईश्वर भजन, ईश्वर स्तुति, ये हमें करना चाहिए। ये व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है, निडर बनाता है, आत्मविश्वास जगाता है। जो बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, वे अंदर
मजबूत हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है वो जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। तो मैं माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बच्चों को संस्कार देना ये आज की आवश्यकता है। जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे घरों के अंदर इंटरनेट और बहुत ही खराब संस्कार देने वाले सीरियल के माध्यम से हमारे घरों के अंदर आ रहा है, इसी समय में बच्चों में हम अच्छा संस्कार डालें, कल का अच्छा नागरिक बनाएं जो अच्छा समाज में काम कर सके और एक मजबूत देश बना सके। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत जब भी बनेगा जब हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे संस्कार लेकर आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बने, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी मित्रों को, लच्छू बंग जी को, परम पूज्यपाद माधव प्रसन्नाचार्य जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और सब बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे साथ धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी। निश्चित तौर पर आपका यह अभिवादन हमारे सभी बच्चों को मार्गदर्शन में एक बहुत ही अच्छा सहारा रहेगा। हम मैं निवेदन करती हूँ हमारी संयोजक साथी श्रीमती राखी जी काबरा से कि वो अपने विचार रूपी पुष्पों से पूरे माहेश्वरी सेवा संगठन की ओर से स्वामी जी महाराज का स्वागत करें। श्रीमती राखी जी काबरा। जय श्रीमन्नारायण। राखी काबरा तो पूर्णतया प्रभाव होता है, लेकिन इस सांसारिक विकट परिस्थिति भाग्यशाली है कि हमें गुरुदेव का आशीर्वाद हर घड़ी हर प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरु जी की तारीफ रूपी शब्दों से चयन करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु जी के हृदय से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए रक्षा का ढाल बने। ऐसे गुरुदेव उज्जैन रामानुज कोट स्वामी युवराज स्वामी जी श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जिन बच्चों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया उनके लिए यही कहूंगी कि हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने परिवार का ही नहीं अपने समाज का व देश का नाम आगे बढ़ाए, उज्जवल करे। और अंत में यही कहूंगी कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद राखी भाभी। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार लाखों बच्चों की इस प्रतियोगिता में हमारे पास पूरे देश भर से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी कम से कम 453 एंट्रीज आई थी। सभी पेरेंट्स ने, उनके दादा दादी ने इस प्रतियोगिता को बहुत ही सराहा। हमारी एक प्रतिभागी कुमारी अनन्या अमित माहेश्वरी के 2 शब्द आपके सामने व्यक्त करना चाहती है कि उस प्रतियोगिता में भाग लेकर उसे कैसा लगा, वो अपने अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहती है। कुमारी अनन्या अमित माहेश्वरी। आप अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं अनन्या माहेश्वरी नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। संस्कृति, संस्कार निश्चित हमारे जीवन की धरोहर है। श्री माहेश्वरी सेवा संगठन ने धार्मिक संस्कारों को बढ़ाने के लिए हर उम्र के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की। प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं। मेरे दादाजी ने धार्मिक पुस्तकों से नोट्स बनाए और मुझे उनको पढ़ने का अवसर मिला। आपके प्रवचनों को सुनने का भी मुझे सौभाग्य मिला। इन सब से प्रभावित होकर मैंने 3-4 वीडियो बनाए जिसमें से मैंने आपको भेजने का साहस किया। मैंने यहाँ पढ़ा था कि आज का युग संकट और समस्याओं का है। ज्ञान और विज्ञान की इस ऊंची छलांग में हमारा नैतिक आधार दब गया है। सत्य से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। हमारा चरित्र और चरित्र बल खो गया है। इस दौर में हमें नैतिकता, चरित्र, संस्कृति और संस्कार को साथ लेकर दौड़ना है, तभी हम सफल हो सकेंगे।
इस प्रतियोगिता ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। आज मैं मेरे सभी साथियों से आग्रह करती हूँ कि पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है। हम सभी को स्वास्थ्य, संस्कृति, संस्कार, चरित्र, नैतिकता जो हमारी अमूल्य धरोहर है, इसे जीवन भर बचा के रखना है। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए सभी प्रतियोगियों की ओर से मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय श्री मन्नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या। अब मैं पप्पू जी से निवेदन करूंगी कि वे आज हमारे इस विषय नई दृष्टि, नए संस्कार अपनाकर बच्चों के साथ कैसे रहना है, इस पर अपने अमृत वाणी से हमें प्रसार करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभान् नाथयामुनमत् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यूरोपीयकुशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते लोके मानसकाय कर्म वचनैर्दास्येयतामापिते दुःशिक्षां व्यपनीय धर्मधनुषोद्धर्तुं पुनर्भारतम् सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवरान् साष्टाङ्गपातन्नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माहेश्वरी सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने आज के इस कार्यक्रम का सूत्रपात किया है। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के हमारे पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी सद्भावना और अपने मन की बात हमारे सामने रखी और जो एक पहल माहेश्वरी सेवा संगठन ने प्रारंभ की थी, जिसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 आदि ग्रुप बनाकर, कैटेगरीज बनाकर बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई थी, उससे यह पहल प्रारंभ हो गई थी। और आज उस प्रतियोगिता का निर्णय हम इस प्रवचन और इस संवाद के माध्यम से श्रवण करेंगे। पिछले इसी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, एक अनमोल धरोहर, इस विषय का चिंतन करते हुए आज के मॉडर्न शब्दों में कहा जाए तो आइडियल पेरेंटिंग क्या हो सकती है, अभिभावक अपने बच्चों की देखभाल कैसे करे, माता पिता अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे, आदि विषय को हमने पिछले सत्र में सुना था। और आज के इस सत्र में विशेषकर यह संवाद अब मुझे करना है बच्चों से, और इस संवाद के साथ ही आज इस सत्र में हम निर्णय भी आप लोगों को पहुंचाते जाएंगे, निर्णय घोषित करते जाएंगे। एक पुराना गाना था पिक्चर का, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और उसमें उस पिक्चर के गाने में वो ट्रेन अलग अलग जगह जाती हुई दिखाते हैं और उसमें अलग अलग स्थानों का महत्व वर्णन किया जाता है, सुनाया जाता है। ऐसे वो गाना था। आज हम आओ बच्चों तुम्हें सिखाए संस्कृति हमारे शान की, ऐसे कहते हुए ये फिर से नए रूप में हमें ये गाना हमारे बच्चों को सुनाना है। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस
कार्यक्रम को, हमारे इस सेमिनार को बच्चे अटेंड कर रहे हैं और आज का संवाद माता पिता के साथ साथ बच्चों से अधिक रूप में हम करेंगे। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों, आपका जमाना और आपके माता पिता का जो जमाना है उसमें जरूर एक जनरेशन गैप है, जिसे आप समय समय पर बोलते रहते हो कि जनरेशन गैप। मम्मी तो समझती ही नहीं है, पापा तो समझते ही नहीं है, ऐसे हमें लगता है। कारण आज हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारी परवरिश और हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो निश्चित रूप से एक अलग परिवेश में उपस्थित है। हम आज जो आप बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, जो अधिकतर 10 से लेके 22-25 साल के उम्र के बीच के आज आप बच्चे इस बात को सुन रहे हो, बच्चों को एक बहुत अच्छी बात अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए। बात आती है, घर में रोज की खटपट होती है और रोज के हॉट टॉक्स, रोज के कोई ना कोई कॉन्वर्सेशंस इन बातों को लेकर आपके घर में और आपके साथ चलते ही होंगे। माता पिता कुछ बताते हैं, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, और उसे आप बच्चे लोग उतने इजीली, उतने फ्रैंकली, उतने ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि हमारी और हमारे माता पिताओं की प्राथमिकताओं में फर्क आ गया। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे अर्थात हम बच्चों के मन में जो आती है वो होती है कि हमारे माता पिता हमारी अलग एंटिटी का सम्मान करें। हम अब छोटे नहीं, अब हम समझने लगे हैं। यह सबसे पहली बात हम बच्चों के मन में आने लगती है, और ऐसी ही बात आपके भी मन में आती होगी। कोई छोटी सी बात हो जाए, माता पिता यदि कुछ सलाह दे दे तो फट से हम माता पिता को कहते हैं कि नहीं मम्मी, मैं देख लूंगी, आप चिंता न करें, मैं कर लूंगी। इस जगह पर बच्चों, तुमको एक बात जरूर याद रखनी है और अच्छी तरह से ठसानी है अपने मन पे। क्या? कि माता पिता हमारे मित्र ही नहीं, माता पिता हमारे अभिभावक ही नहीं, माता पिता हमारा बैकबोन है। आज हम जो भी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया है। और इसलिए यदि हमारे किसी भी विषय में वो बोलते हैं ना, यदि बीच में आते हैं, यदि हमें कुछ कहते हैं, तो बच्चों अनॉयड नहीं होना है, चिड़चिड़ापन आने नहीं देना है। बी गुड लिसनर्स फर्स्ट। आज हम बच्चों में सबसे बड़ी कमी यदि किसी बात की होती जा रही है तो हम अगले की बात, हमारे अभिभावकों की बात पूरी तरह से सुनते ही नहीं है। माँ कुछ बोलना शुरू करे, दादी कुछ बोलना शुरू करे, कोई बड़ा कुछ बोलना शुरू करे तो फट से हम उनकी बात काट देते हैं और उनका पूरा कहना सुने बगैर ही रिएक्ट करते हैं। और यह हमारी कमी है, और केवल हमारी अपने अभिभावकों के साथ की यह कमी नहीं है। जब हम अपने दोस्तों के ग्रुप में होते हैं, हम अपने कॉलेज में होते हैं, हम अपने स्कूल में होते हैं, हम अपने ट्यूशन्स में होते हैं, तो वहां पर भी हमें दूसरे की बात सुनने की आदत डालनी चाहिए, जो कि हम में कम होती जा रही है। वी आर नॉट गुड लिसनर्स नाउअडेज। हम अच्छे श्रोता नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक बच्चों बड़ों की बातें सुनोगे नहीं, जब तक दूसरे की बात सुनोगे नहीं, तब तक एसेस कैसे कर पाओगे कि हाँ यह करना भी है कि यह नहीं करना है, यह स्वीकार करना है कि नहीं, यह ठीक है कि नहीं, क्योंकि तुमने सुना ही नहीं। और इस न सुनने के कारण से, सुनना माने फॉलो करना मैं नहीं बोल रहा हूं, लिसनिंग, एटलीस्ट लिसन फर्स्ट, बट नाउ वी आर नॉट अ गुड लिसनर्स। और इसलिए बच्चों, सबसे पहले यदि आज की कोई टिप
आपको अपने गांठ में बांधनी है तो वो टिप ये है कि बी गुड लिसनर्स फर्स्ट। आपको एक अच्छा श्रोता बनना है, सामने वाले की बात सुन तो लो। और इसी के साथ साथ अपने आप एक सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जब आप जो भी आपसे कुछ कह रहा है उसकी बात पहले सुनने को राजी हो जाओगे तो नेचुरली यू विल इंक्रीज पेशेंस इन योर सेल्फ। तुम में धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा कि चलो पहले सुन तो लेऊं फिर रिएक्ट करूं। और पेशेंस बढ़ाना ये भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य रूप से बात है। आज हम बच्चे हैं, हमें बार बार ऐसे लगता है कि माता पिता बड़ी टोका टाकी करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, क्या काम है, कहाँ खाओगे, क्या खाओगे, कैसे जाओगे। और हमें लगता है कि मम्मी अब मैं बच्चा थोड़ी ही हूं, मैं जाऊंगा, मैं सब कर लूंगा मम्मी, तुम चिंता मत करो। हम केवल अपना ही विचार कर रहे हैं। हमने मम्मी को तो कह दिया कि मम्मी तुम चिंता मत करो, मेरा मैं कर लूंगा। लेकिन घर में मम्मी से भी बड़े कोई लोग हैं, जो दादाजी है, कोई दादी जी है, कहीं पर जेठ जी है, कोई पर ताऊ जी है, कोई ताई जी है, कई पापा है। यदि हमने घर में यदि मम्मी को इतना ही कह दे मम्मी मैं जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तुम मत कुछ परेशान होना, हम तो अपनी सोच के निकल गए, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं है डिटेल्स, तो वो घर में दूसरे लोगों को क्या बताएगी। और हमारे कारण से हो न हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात हमारे मम्मी को, हमारे पापा को सुननी पड़ेगी। और ये आज बहुत हो रहा है। आप भी बच्चे हो, लेकिन आज हम बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, हम बच्चे भी समझदार हो चुके हैं। और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे कारण से आज घर में डिस्कशन हो रहा है, आज मेरे कारण से दादा दादी के साथ मम्मी की कुछ बात हो गई, दादा दादी ने कुछ कहा और मम्मी ने सुना, और मम्मी ने कुछ कहा, दादा दादी ने सुना, और दोनों में आपस में कुछ विषय हो गया। कारण कौन? मैं। कम से कम ये तो सोचो कि जो हमारे मेंटोर है, और केवल मेंटोर नहीं, जो हमारे सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स है, जो हमारा बैकबोन है हमारी हर चीज के लिए, जो हमें हमेशा ही सपोर्ट करने वाले हैं, उनको हमने कितना सपोर्ट करना चाहिए ये कभी मन में सोच भी लिया? हम अपनी अपनी तो सोचते हैं, लेकिन उनके मन की भी कभी हमने सोची? कभी नहीं। क्योंकि बच्चों, दुर्दैव से हम बच्चों ने अपना विश्व क्या बना लिया? हमारा मोबाइल, हमारा पीसी अथवा लैपटॉप, हमारे दोस्त और हमारी मन की इच्छाएं, बस इतना ही सीमित विश्व, इतना ही सीमित दायरा हमने बना लिया। हमारे दोस्त, आज जिस उम्र के बच्चे आप हो, इस उम्र में आपको दोस्त और मेरा सर्कल से हटकर और कुछ दिखता ही नहीं है। समय पर पढ़ाई भी नहीं दिखती है, समय पर जिम्मेदारी भी नहीं दिखती है। दिखती है क्या? जरा ईमानदारी से अपने अपने मन में सोचो कि मेरा सर्कल, मेरे दोस्त, इससे बढ़कर क्या मेरी पढ़ाई को मैं तवज्जो देता हूं? रोज नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमने अपना विश्व ही बना लिया अपने दोस्तों को। हमने अपने दोस्त ही सब कुछ मान लिया, जो हम बड़ी गलती कर रहे हैं। देखना, किसी साल यदि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, दोस्तों के साथ, अन्य साधनों के साथ ही ज्यादा डूब के रहे और एक क्लास पीछे रह गए, तो स्वाभाविक रूप से अगले साल पता चलेगा कि अरे मेरे दोस्त अब एक क्लास आगे निकल गए, अब वो ट्यूनिंग नहीं बची।
जिसे आज हम अपना सब कुछ मान के जीवन जी रहे हैं, वो वास्तव में वैसा नहीं है। वास्तविकता जीवन की समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे माता पिता आज हमारे मित्र बनने पर तुल गए कि हमारे माता पिता आज हमारे मित्र बन रहे हैं, और यह आप अनुभव करते हो। घर की कोई बात हो, कोई बड़ा विषय हो, कोई निर्णय करना हो, तो माता पिता स्वाभाविक रूप से आज बच्चों को भी इन्वॉल्व करने लग गए कि ऐसा ऐसा सोच रहे, ऐसा ऐसा करना है, तुम्हारा क्या सोच है, क्या ऐसा करना चाहिए। माँ बाप ने तो बड़प्पन दिखाकर हमारे मित्र बनना स्वीकार कर ही लिया, लेकिन माँ बाप मित्र बने तो क्या हमने भी उन्हें माता पिता से बढ़कर श्रेष्ठ मित्र के रूप में, क्या हमने उन्हें स्वीकार किया? मित्र तो वो बने, उन्होंने अपना कैनवास ब्रॉड किया, उन्होंने अपनी विजन को ब्रॉड की, लेकिन हम उतने ही एडमेंट होने लग गए कहीं ना कहीं। और ये एडमेंसी दुर्दैव से बच्चों हमारा स्वभाव बनने लग गई। आज माँ पिता अथवा कोई भी आके कुछ पूछता है बच्चों से, तो बच्चा उसी से इरिटेट हो जाता है कि ये क्यों पूछ रहे, ये क्यों बार बार कह रहे, अब मैं इतना छोटा थोड़ी हूं, मुझे भी समझता है। ये जो बात आ गई, मुझे भी समझता है, इसमें बच्चों एक बात भूलते जा रहे हो कि हमारे से भी ज्यादा समझ और हमारे लिए और ज्यादा अच्छा चिंतन शायद हमारे दोस्तों से बढ़कर हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। हो सकता है जो उनको गलत लगे वहां पर वो 10 बार टोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन बच्चों जरा विचार तो करो। एक छोटा सा उदाहरण ले लो। आपका 4-5 बच्चों का ग्रुप है, अब 6-8 दोस्त हो, ग्रुप एक अपना रहता है, एक अपना सर्कल होता है, और उसमें एक दूसरे की बातें चलती है कि अरे वो तो ऐसा है यार, अरे उसने तो ये कर लिया, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो करेगा ही नहीं। ऐसे कई सारे अजम्पशंस हम आपस में शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सोचते रहते हैं। यदि माँ बाप आप कहते हो उसे जिस तरीके से मान लेते हैं, उस तरीके से तो आपके दोस्त भी आपकी बात को नहीं मानते, या आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। जो भी आप कहो, माता पिता उसे मन से, चाहे अनमने मन से, बेमन से, कि चलो भाई उसकी इच्छा है ना, कर लो। ये बड़प्पन माता पिता आपके जीवन में हर घड़ी घड़ी दिखा रहे। क्या आपके दोस्त ये बड़प्पन दिखा पाते हैं? बहुत कम। और उससे क्या हुए, हम पॉजेसिव होते गए। आज के बच्चों, आपका नेचर ऐसा होने लग गया कि पॉजेसिवनेस इतना स्वभाव में आ गया कि हम दूसरे किसी को घुसने ही नहीं देते हैं। आपकी एक छोटी सी घर की बात करता हूं। कोई रिश्तेदार आ गए, कोई बुआ फूफा जी आ गए, कोई मौसा मौसी जी आ गए, कोई चाचा ताऊ जी आ गए, तो बच्चे पहले ही झंडा गाड़ लेते कि मम्मी मेरे कमरे में नहीं सुलाना, मैं अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। और माता पिता करते क्या है फिर बेचारे, अपने कमरे में उनको सुला देते हैं, और माता पिता बाहर हॉल में सोते थे कि चलो भाई हम बाहर सोते हैं, तुम्हारी प्राइवेसी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारी ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो एक रात के लिए भी तुम अपनी प्राइवेसी नहीं छोड़ सकते? तुम अपना मोबाइल शेयर नहीं करना चाहते हो, तुम अपनी बाइक शेयर नहीं करना चाहते हो, तुम अपनी आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हो, तुम अपनी रूम शेयर नहीं करना चाहते हो, और इस पॉजेसिवनेस को लेकर इस कदर हम उस पॉजेसिवनेस के आदी हो गए, उसके पकड़ में फंस गए कि अब तो आप लोगों ने अपने मन की बात भी माँ बाप से शेयर करना कम कर दिया। अब आप कितनी बात शेयर करते हो? जहां पैसे की जरूरत आती है,
माँ बाप से शेयर करते हो, जहां पर कहीं उनके बैकिंग की, उनके सपोर्ट की, उनकी जहां जितनी आवश्यकता है उतना ही आप उनसे बात करते हो और न कि मन की पूरी बात करते हो। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कष्ट का कारण बनते जा रहा है। और इसलिए सबसे पहली बात बच्चों, गांठ बांध लो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, लेकिन अपने मन की हर बात अपने माँ बाप से शेयर करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो तो दोस्त बन चुके हैं तुम्हारे। उन्हें अच्छा नहीं लगे तो भी दे आर गुड लिसनर्स देन यू। जो तुम कहोगे उसे वो सुन ही लेते हैं। और इसीलिए शेयर करना माता पिता से शुरू करो। आप अपने जीवन में ही देखते हो, आपके जीवन में जो आपकी विचारधारा है, जो थॉट्स है, जो वर्किंग है, आप अपने ग्रुप के हर दोस्त से शेयर करते हो क्या? ना, कैटेगरी होती है। कोई बहुत करीब है उससे सब कुछ शेयर करता हूं, कुछ चीजें दूसरे से अवॉइड करता हूं, कुछ चीजें तीसरे से छुपा के रखता हूं। करते हो कि नहीं ऐसे सब? लेकिन कोई तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए बच्चों कि जहां पर मन की हर बात, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन मन की बात कहीं बोलना प्रारंभ करो। और उसके लिए बच्चों सबसे सही, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विश्वासार्ह यदि कोई जगह है तो वो है हमारे माता पिता। उनसे कुछ छुपाओ मत। लेकिन बच्चों, धीरे धीरे तुम में यह आदत बढ़ने लग गई है कि तुम खुले विचार के साथ जीते हुए चीजों को छुपाने के आदी हो गए, और फिर तुम्हारी एनर्जी उसी में एग्जॉस्ट होती जा रही है कि अरे हाँ, ये वहां पता नहीं चले, अरे ये उनको नहीं दिखे, ये उनके कान तक नहीं आए। भैया, कहीं ना कहीं से तो पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन पहुंचना तो उन्हीं तक है। कितना दुख होता होगा अपने माता पिता को जब आपकी कोई बात और किसी आदमी से उनको पता चल जाए, तो कितना दुख होता होगा। नहीं बच्चों, अपने माता पिता में जो विश्वास रखे हो वो विश्वास अटूट रखना, ये सीखना पड़ेगा। अपने बचपन से याद करते चलो। आप क्लास दूसरी, तीसरी, चौथी में आ गए, आपको स्कूल में साइकिल की जरूरत पड़ी, साइकिल से जाना पड़ेगा, साइकिल चाहिए। आपने घर में अपने माता पिता से कहा कि मम्मी साइकिल लेनी है और मुझे तो इसी कंपनी की साइकिल लेनी है। मम्मी ने पापा से कहा, पापा ने एक्सेप्ट कर दिया, और माता पिता बड़े शौक से जाके आपको साथ में ले जाके जैसी साइकिल आपको चाहिए थी वैसी साइकिल आपके माता पिता ने दिलाई कि नहीं दिलाई आपको? बिल्कुल दिलाई। फिर आगे 6th 7th 8th में आ गए, मैथ्स आ गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये सारे सब्जेक्ट्स आने के बाद कहीं आपको ही ऐसे लगा कि मुझे ट्यूशन लगानी चाहिए, मुझे ट्यूशन जानी है, मुझे ट्यूशन ज्वाइन करनी है। टू होम यू सेड इट? किससे कहे आप? अपने माता पिता से। माता पिता ने तुमसे ही पूछा बेटा कि मैथ्स के लिए कौन सी ट्यूशन अच्छी है, साइंस कहाँ बेटर है। तुमने कह दिया कि इस ट्यूशन में, मम्मी मैं उस ट्यूशन को ज्वाइन करना चाहता हूं। माता पिता ने एक शब्द भी कहा? दे सेड नेवर, नथिंग। ठीक है बेटा, जरूर जाओ, जरूर पढ़ो। आपके हर विश को, आपके हर डिजायर को उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, तन मन से किया है, धन से किया है, प्रेम से किया है, और वो आपके लिए ही कर रहे हैं। फिर कॉलेज की बारी आई। मैं ये स्ट्रीम लेना चाहता हूं पापा, ठीक है ये ले लो। मैं इस हॉस्टल में जाऊंगा, मैं इस शहर में जाऊंगा। हर जगह उन्होंने आकर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लग गए, हमारी उम्र बढ़ने लग गई, तो हम अपने इस सपोर्ट को फायदे के लिए यूज करने लग गए।
और दुर्दैव से क्या हुआ, हम अकेले बनने लग गए। कई सारी चीजें हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विश्वास माता पिता तुम में रख रहे हैं, उससे बढ़कर विश्वास उनमें रखना तुम भूलने लग गए। व्यवहार की आवश्यकता भर का विश्वास माता पिता में रखने लग गए, और कई सारे विषय हमारे जीवन में ऐसे हो गए जो सबसे पहले हमें माता पिता को बताने थे, हमारे जीवन से संबंधित थे, हमारे पढ़ाई से संबंधित थे, हमारी भावनाओं से संबंधित थे, लेकिन हमने अपने माता पिता से ही इसे बचाना शुरू किया, और वहां कहीं ना कहीं बच्चों हमारी गलती हो गई। जो चाह रहे थे वो तो कर नहीं पाए, और जो नहीं चाह रहे हो वह अनजाने में तुमसे होने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन देखा देखी हम भी वैसा अंधानुकरण करने लग गए, और फिर उस अंधानुकरण में क्या हो गया पता है, कहीं ना कहीं से सुन के, कहीं ना कहीं से सोच के हमारी सोच एक विशिष्ट दिशा में जाने लग गई। वो सही जा रही है कि गलत जा रही है हमने एसेस ही नहीं किया, और अब तो कई सारी जगह पर यह स्थिति होने लग गई कि मम्मी पापा आपसे बात करने से पहले आपका मूड देखते हैं कि बच्चे का मूड ठीक है ना। कोई कड़वी बात भी हो, तुमने यदि कोई बहुत बड़ी गलती भी की हो, तो भी माता पिता तुम्हें बड़े माइल्डली ही डांटते हैं कि कहीं उसे दुख न हो जाए, कहीं कोई गलत स्टेप न ले ले। आज जिन माता पिताओं को तुम्हारे विषय में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना था, वो आज तुमसे डर के, दब के और एक दूरी बनाकर चलने लग गए, और इसका कारण कौन हो? तुम स्वयं हो बच्चों। तुम्हारे चलते ही ये स्थिति तुमने लाई है, और इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को पुनः सोचने की जरूरत है। स्थितियां कहां तक पहुंच गई? दादा दादी कुछ कहे, माता पिता कुछ कहे, बच्चों का तुरंत जवाब होता है कि नहीं मम्मी, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों करनी है, ये किस लिए करनी है। और बच्चों दुर्दैव से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे प्रश्नों का सही कई बार जवाब दे नहीं पाती, लेकिन कभी तुमने सोचा है ये कि सच में इसका लॉजिक क्या है? हम मम्मी डैडी से पूछते हैं, हम दादा दादी से पूछते हैं, हम अपने बड़े लोगों को चुप करने के लिए लॉजिक और साइंस की बात लेके आते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सच्चे मन से कभी एफर्ट किया, कभी प्रयत्न किया कि मैं भी ढूंढूं, मैं भी सोचूं यदि मुझे ऐसा कहा जा रहा है? नहीं। और वहीं पर हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बंधन में बंधना यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर चाहे वो माता पिता का हो, चाहे समाज का हो, चाहे संस्कार का हो, हम उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हैं कि जो मैं चाहूं वैसे ही मैं करूं और उसमें कोई बोले नहीं। लेकिन ऐसा जीवन होता नहीं है, ऐसा जीवन संभव नहीं है, और इसीलिए इससे उभरना चाहिए। अपनी जो त्रुटियां है, अपनी जो कमियां हैं, उनसे सीख लेते हुए हमें अपने आप को सुधारना है, अपग्रेड करना है। धर्म की बात आ गई, प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, भगवान को हाथ जोड़ो, तो हम बहस करते हैं, हम माता पिता से लॉजिक पूछते हैं, लेकिन यह तो तुम्हारी दकियानूसी सोच है, हम इसे फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा कहकर टाल देते हैं। लेकिन दुर्दैव से क्या होने लग गया, जो चीजें आज तुम नकार रहे हो, वो चीजें कुछ दिन बाद तुम्ही को स्वीकार करनी पड़ती है। आज तुम उसे नकार रहे हो, तुमने मना करने से नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, और कुछ दिन बाद फिर उसको तुम्ही को स्वीकार करना पड़ता है।
लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, एक बार यदि तुम्हारी वो गलतियां हो जाए, एक बार यदि तुम उन चीजों से दूर होने लग जाओ तो कभी लौट के वापस आ नहीं सकते। आज बच्चों, तुम बहुत बड़े मानसिक तनाव को झेल रहे हो। पढ़ाई का टेंशन है, मार्क्स लाने हैं, मेरिट का टेंशन है, करियर का टेंशन है, आगे जीवन के जो सपने देखे हुए हो उनको पूरा करने का टेंशन है। कई सारे दिमाग में विषय लेके बैठे हो बच्चों, लेकिन मां के उस प्यारी गोद से दूर होते जा रहे हो, जहां पर तुम्हारे सुख का आनंद मनाया जाता है, तुम्हारे यश का उत्सव मनाया जाता है, और तुम्हारे दुख का मातम जो मनाते हैं उनसे तुम दूर होने लग गए। आप मंदिरों से दूर होने लग गए, वो स्थान जहां पर जाके मन को शांति मिलती है, वो स्थान जहां पर जाने के बाद तुम्हारी एकाग्रता पुनः जागृत हो जाती है, ऐसी चीजों से तुम दूर हटने लग गए कि नहीं? क्या भगवान सब दूर नहीं है क्या? बच्चों का एक कॉमन प्रश्न होता है, क्या करना मंदिर में जाके? भगवान तो सब दूर है, देखो घर में ही फोटो है, यही हम हाथ जोड़ लेते हैं। और थोड़े से और बड़े हो जाए बच्चे तो कहते हैं भगवान तो हमारे अंदर ही है, बाहर जाके ढकोसला करने की क्या जरूरत है? वो तो अपने माता पिता को भी कहते हैं कि तुम भी ये ढकोसलाबाजी छोड़ो, डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चों, भगवान सब दूर है, इलेक्ट्रिसिटी सब दूर है, जहां जहां तक करंट है, जहां जहां तक वायरिंग है, लेकिन प्लग तो वही जाके लगाना पड़ता है जहां सॉकेट है। किसी भी वायर को जाके छू लोगे तो तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं होना है। तुम्हारे मोबाइल को यदि चार्ज करना है तो तुम्हें जाना कहां पड़ेगा? चार्जर लेके सॉकेट के पास ही जाना पड़ेगा, और सॉकेट के पास चले जाओगे तो ही वो चार्ज होना है। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगी, मोबाइल भी रहेगा, चार्जर भी रहेगा, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा काम सब कुछ होते हुए भी पूर्ण नहीं होगा। और फिर यही स्थिति हमारी हो रही है, फेल्यूर, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर हम जाने लग गए। क्यों? इज इट एज? 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, ये कोई डिप्रेशन की ओर जाने वाली एज है? कभी नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को अकेला कर लिया और हमने अपना आधार केवल अपना मोबाइल और अपने दोस्तों को बनाया, जो कि कभी नहीं है। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा दोस्त कब तक है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम सब लोगों ने सीख लिया, हम सब लोग कहने लग गए, और आजकल कोई भी बात है तो गूगल बाबा तुरंत बता ही देते हैं, गूगल अंकल बता ही देते हैं। लेकिन कब तक जी? उसकी बैटरी जब तक डिस्चार्ज नहीं होती है ना, तभी तक वो तुम्हारा साथी है। जिस मोमेंट में उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उस समय वो तुम्हारा साथी है? कभी नहीं है। उसके लिए फिर तुम्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की जरूरत है। तब तक अब वो गूगल बाबा बेकार हो गया। तब तक तुम्हारा ज्ञान जो तुमने मुट्ठी में कर लिया था, मोबाइल के सहारे अपने आप को शहंशाह मान गए थे, वो सब छूट गया। लाइट चली गई, बात खत्म। लेकिन अनएंडिंग हर क्षण में तुम्हें रिचार्ज करने के लिए, हर क्षण में तुम्हारी आवश्यकता, हर आवश्यकता पूरी करने के लिए यदि 24 घंटे कोई खड़ा है, तो वो कौन खड़ा है? वो केवल तुम्हारे माता पिता ही खड़े हैं, और माता पिता ही तुम्हारे 24/7 सपोर्टर भी है, मेंटर भी है, फ्रेंड्स भी है, गार्डियंस भी है, और आज की भाषा में बात करें तो फाइनेंसर्स भी है। मानसिक अवसाद की तरफ मत जाओ। आपका सबसे बड़ा, आजकल तो मैं कई बार मजाक में बोलता हूं कि आजकल बच्चों के 2 हाथ होते हैं, एक 5 उंगली वाला और एक 6 इंच बाय 3.5 इंच वाला मोबाइल। जब देखो ईयरफोन लगे हुए हैं।
एक ही कमरे में बैठे हैं, तुम अपना सुन रहे हो, वो अपना देख रहे, कम्युनिकेशन कहा गया, अकेले होने लग गए। और फिर ये अकेलापन ऐसा विषय बन गया कि तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। बात बात में अनेक तथ्य, अनेक तत्व, अनेक बातें माता पिता तुम्हें सिखाते थे, तुम उनसे दूर होने लग गए। बचपन के दिन याद करो, बहुत छोटे थे हम, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 4, 5, 6, 7, 8 साल तक के थे। माता पिता के साथ मंदिर जाते थे, माता पिता के साथ गौशाला में जाते थे, माता पिता के साथ वृद्धाश्रम में जाते थे, माता पिता के साथ ऑर्फनेजेस में जाते थे। और वहां माता पिता यदि गाय को घास डलवा रहे हैं तो तुम्हारे हाथ से डलवाते थे कि बेटा गाय को घास खिला दे। इको फ्रेंडली हमारा नेचर है, इको फ्रेंडली हमारी संस्कृति है, जो हमारे लाइफ का पार्ट थी, लेकिन हम उससे दूर होने लग गए। किसी गरीब को, किसी बेसहारा को, किसी जरूरतमंद को यदि मदद करनी होती थी तो माता पिता अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में देते थे, जाओ बेटा उन दादाजी को दे आओ बोलते थे। क्या बोलते थे? उस भिखारी को दे आओ कभी नहीं बोला उन्होंने, उस भीख मांगने वाले को भी नहीं बोला। तुम्हें क्या सिखाया कि जाओ बेटा वो दादाजी को दे आओ। और हम भी जाते थे, हम वो दादाजी को दे देते थे रुपए का सिक्का, 58, 54, 5 रुपए, 10 रुपए। कितनी खुशी मिलती थी हमें कि आज मैंने दिया। देने में जो खुशी है, वो देने की खुशी तुम कहीं ना कहीं भूलने लगे हो। तुम अब लेने में खुश हो। बच्चों, तुम्हारी खुशी तुम किस में ढूंढने लग गए? दुर्दैव से लेने में ढूंढने लग गए। मम्मी ये मोबाइल चाहिए, पापा से कहलवा के दिलाओ ना। मोबाइल मिला तो तुम खुश, और यदि मोबाइल नहीं मिला, बच्चों को जो चाहिए वो यदि माता पिता ने नहीं दिया, तो फिर देखना बच्चों के, तुम लोगों के कैसे नाटक चालू। भूख नहीं है मम्मी, मम्मी आज बहुत होमवर्क है, मम्मी आज मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे किससे बहाने बना रहे हो? वो तो अपने माँ बाप है, बचपन से हमको जानते हैं। हमारे माता पिता उस समय ही हमें कुछ ना करते हैं जब वास्तव में ही वो उनके लिए संभव नहीं होता। और तुम्हारे दोस्त उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब से तुम्हें हाँ या ना करते हैं। और इसलिए बच्चों, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि तुम्हारा आगे का भविष्य बड़ा सुनहरा है, बड़ा उज्जवल है। साइंटिफिक बेस बना के जीना चाहते हो, लॉजिकल बेस बना के जीना चाहते हो, हर चीज का लॉजिक ढूंढना चाहते हो, तो उसका रास्ता भी तो ढूंढो कि कहां मिलेगा लॉजिक। साइंटिफिक विजन कहां से मिलेगी ये भी तो ढूंढो। वो रास्ता तो पता नहीं है। और वो जो रास्ता है जो तुम्हें लॉजिक देगा, जो तुम्हें साइंटिफिक विजन देगा, जो तुम्हें बेस्ट ट्रेनिंग फॉर लाइफ देगा, वो रास्ता हमारे संस्कार से और हमारी संस्कृति से ही हमें प्राप्त होता है। आज कल ही के दिन ग्रहण था, एक्लिप्स, सोलर एक्सप्रेस, लूनार एक्सप्रेस, ग्रहण था। नासा अथवा बाकी की जो लैबोरेटरीज है, फिजिकल लैबोरेटरीज, वो सारी की सारी इस पे काम करती है। वो आपको बताती है कितने बजे होगा ग्रहण, कब होगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल टीवी पे, आपके नेट पे, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल फॉर यू नाउअडेज, बिकॉज नासा एंड ऑल अदर लैबोरेटरीज और ऑल अदर सच एजेंसीज, दे आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, एंड दैट इज परफेक्ट, दैट इज साइंटिफिक, दैट यू एक्सेप्ट इट विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन। कोई प्रश्न किए बगैर आप इसे मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो। लेकिन ये नासा का सेटअप कब का? 1950 का, 1930 का? उससे पहले नासा था कहां जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दे? उससे पहले भी हजारों साल, सैकड़ों साल, उससे वर्षों पहले से ये कैलकुलेशन हमारे पंचांग में लिख के हमें मिलता था कि इस दिन ग्रहण आएगा,
इतने बजे से इतने बजे तक होगा, ये बताता कौन आया आज तक हमको? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हमें बताते आया। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गोल घूमती है, ब्रह्मांड घूम रहा है। ये जब गैलीलियो ने बोला था तो गैलीलियो को फांसी देने निकाल लिए थे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, लटका दो इसे फांसी पर। लेकिन इन ग्रहों की गति, जिसे आज हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं, वो तो ऑलरेडी इट वाज इन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू रिलीजन्स। हमारे यहां पर साइंटिफिकली विथ परफेक्ट सेकंड टू सेकंड कैलकुलेशन हमारे यहां पर पहले से मौजूद है। लेकिन हमने उस कैलकुलेशन का बेस, उस कैलकुलेशन को दिखाने वाला जो पंचांग है, उस पंचांग को हटा दिया कि अरे पंचांग, हमें तो पंचांग पता भी नहीं है क्या होता है। जहां पर बरसों से परफेक्ट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती आई, यू हैव लेफ्ट दैट। तुम उन पाश्चिमात्य संस्कृति को साइंटिफिक कहने लग गए जिस संस्कृति में 200 साल पहले तक यह पता नहीं था कि कौन सा प्लैनेट कितने स्पीड से किस फेज में घूम के अपनी एक साइकिल कितने सालों में कंप्लीट करता है। डू यू नो इट? पता है 200 साल पहले दे वर नॉट नोइंग इट, उनको पता ही नहीं था ये। लेकिन हमारे यहां पर भारत में जो कुंभ मेला होता है, वो कुंभ मेला हर 12 साल बाद किसी एक जगह पर होता है। और 12 साल में कुंभ मेले के समय का कैलकुलेशन कैसे किया? तो गुरु माने बृहस्पति नाम का जो प्लैनेट है, वो बृहस्पति प्लैनेट अपना एक सर्कल कंप्लीट करके पुनः वापस वही आने में 12 साल लेता है। और आज भी हमारे कुंभ मेले का कैलकुलेशन और डिसीजन बृहस्पति के उस जगह पर आने से होता है। Isn't it a science? क्या साइंस नहीं है? लेकिन कुंभ मेला हम कहेंगे तो कहेंगे कि अरे हटाओ, कुछ नहीं, नंगे बाबा बैठे रहते हैं, बाबाओं की भीड़ रहती है, न जाने कौन सी गंदी नदी में जाके डुबकियां लगा लगा के आते हैं। ना, हाइजीन का तो नाम ही नहीं। We say it. यदि हमें कोई कहे कि चलो कुंभ मेले में, तो हम उसका मुंह ऐसे देखने लगते, कहां से पागल आ गया ये, अरे वहां जाएंगे क्या? हजारों नहीं लाखों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिसे हम अशास्त्रीय मानते, नॉन साइंटिफिक मानते हैं, जिसे हम मूर्खता अथवा पुरानापन मानते हैं, वो परफेक्टली साइंटिफिक है। और दैट इज परफेक्ट मैथमेटिक्स, परफेक्ट कैलकुलेशन। लेकिन हम उसे मानते नहीं है क्योंकि हमने कभी उस विजन से उसे देखा ही नहीं। हमारे यहां पर व्रत किए जाते हैं कि एकादशी है 11 से व्रत करो। आजकल के बच्चों को कह के देखो व्रत का, मजाक उड़ाएंगे। करना तो बहुत दूर की बात, मजाक करेंगे। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं तो हमारा मॉडर्न साइंस भी तो कहने लगा है कि तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दिन रेस्ट देने की जरूरत है, जिससे वो ज्यादा बेटर चलेगी। कहता है कि नहीं कहता है? साइंस कहता है। शब्दों का फेर है। आज मॉडर्न साइंस तुमको कहता है कि यू नीड अ रेस्ट ऑफ 1 डे इन अ वीक और इन अ फोर्टनाइट, एंड सो यू फॉलो द फास्ट। हमारे यहां पर पहले से ही कहते आए कि अच्छा खाओ, अच्छे जियो। लेकिन हम पिज्जा बर्गर के पीछे दीवाने हो गए। घर के माँ की देसी गाय का घी लगाई हुई रोटी और दूध हमें भाता नहीं है। और फिर क्या करते हैं? जो विटामिन्स, जो मिनरल्स हमें गाय के दूध से मिलते हैं, जो नेचुरली हमें मिलते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, कोक और थम्स अप पीते हैं, और फिर उसी के साथ साथ सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। इज इट नॉट अ फुलिशनेस? अरे सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हो? इनफिश माने उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही इसलिए। और जो चीजें तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है, उन चीजों को हम त्याग रहे हैं। हमारी
प्राथमिकता आज तुम्हारे एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, यदि दोस्त दोस्त मिलके कहीं जा रहे हैं, पार्टी तो करते ही रहते हो तुम लोग, हर चीज की पार्टी होती है, जाते हो पार्टी करते हो, कोक पीते हो, थम्स अप पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, और न जाने क्या क्या पीते हो भैया, जो नहीं लेना चाहिए वो भी लेना शुरू कर दिया आजकल। लेकिन कभी भी तुम्हारी पार्टी का अंग रहा क्या दूध? तुम्हारी पार्टी का अंग रहा क्या छाछ? कभी नहीं रहा। क्यों? अरे वो साइंटिफिक है। दूध में जितने मिनरल्स मिलते हैं, दूध में जितने विटामिन्स मिलते हैं, उतने और किसी भी एक पदार्थ में नहीं मिलते। साइंस कह रहा है। विटामिन ए है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, कितनी कितनी चीजें उस एक कप ऑफ मिल्क में है, ग्लास ऑफ मिल्क में है, एक दूध के प्याले में है। क्या साइंस नहीं है? बस अवसरवादी बनते जा रहे हो। जहां हमारे मन की अनुकूल बात है वहां पर हम कुछ चीज पकड़ते हैं, और जहां हमारे मन की बात नहीं वहां पर कुछ हम चीज छोड़ते हैं। और इसलिए दान, मन की शांति, आस्था और विश्वास, ये कहाँ करने हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे समझने हैं, इसका विचार करो बच्चों। विश्वास रखना है, किस पर रखना योग्य है। किसी पर विश्वास रखते हो, विश्वासघात हुआ, बाद में डिप्रेशन में आके घर में आके पड़ते हो। विश्वास रखने योग्य है कि नहीं, पता तो करो। तुम्हारी मम्मी को कोई एक सीक्रेट तुमने बोल दिया, दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो अपने पति से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि उसके बच्चे का वो सीक्रेट है। करती है? तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल, सबसे बड़ी प्रोटेक्टर घर में मम्मी होती है। मम्मी और ज्यादा फ्रेंडली तुम्हें लगती है कि हाँ मम्मी तो बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब क्या हुआ? किसी को देने से सुख बढ़ता है, ये तुम भूलने लग गए। तुम तो केवल लेने में ही सुखी होने लग गए, और वो सुख नश्वर है, वो सुख टिकता नहीं है। मोबाइल खराब हो गया, तुम्हारा सुख खत्म। खाया पिया पच गया, सबका ही सुख खत्म। देने में जो सुख है उसका अनुभव करना सीखो। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि तुम करते ही नहीं हो। आजकल के बच्चे हैं, चैरिटी भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी बचाई और इस कोविड में पीएम केयर फंड में कहीं जाके डोनेट की कर रहे। लेकिन फॉर बेटरमेंट, for good results and for your good future, you have to decide some things on your own. तुम्हें तुम्हारे माता पिता का सहयोग लेना है। माता पिता से उनके जीवन के अनुभव ले लो, विजन साइंस की और शास्त्र की ले लो, लॉजिक धर्म से अप्लाई करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। ये आज हमारे जीवन की आवश्यकता है। हद से ज्यादा मोबाइल का उपयोग किसी के लिए भी अच्छा नहीं, न माता पिता के लिए न बच्चों के लिए। नहीं तो माएं भी कैंडी क्रश खेल खेल के पगला गई, लेकिन उनके लेवल्स कभी खत्म नहीं हुई, और बच्चे मोबाइल में ही मर के जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हुए गलत मार्ग पर चलने लग गए। मां के जीवन में बचा क्या है जो वो खोएगी? लेकिन हमारा तो पूरा जीवन पड़ा है। मां कैंडी क्रश खेले चाहे कुछ करे, भोजन सात्विक ले, भोजन अच्छा ले, भोजन प्रसन्नता से करो, भोजन बैठ कर करो, पानी बैठ कर पियो। छोटी छोटी सी टिप्स थी जो हमारे जीवन का अंग थी, हमारी संस्कृति थी, हमारा संस्कार था, हमारा आचार था, और वो हमने छोड़ना प्रारंभ किया, लॉजिक ढूंढने लग गए। लेकिन दुर्दैव से तुम लॉजिक ढूंढ तो रहे हो बच्चों, तुम साइंस ढूंढ तो रहे हो, लेकिन तुम्हें यह पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि वो मिलेगा कहाँ से।
और वो यदि पता करना है तो बच्चों तुम्हें आके जुड़ना पड़ेगा अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें मिला है वही से। और इसलिए ये माहेश्वरी सेवा संगठन के द्वारा जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, एक अनमोल धरोहर, ये जो इन्होंने एक चिंतन किया, इन्होंने एक विषय सोचा, ये विषय बड़ा ही समाज के लिए प्रेरक और उद्बोधक विषय है। और इतना ही नहीं, आगे समय मिला और अनुकूलता रही तो माँ और बच्चे, ऐसे 2 दिन का एक सेमिनार हम इंदौर में करना चाहते हैं, और वो इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जिसमें माँ भी आवे और उनके बच्चे भी आए, 2 दिन वो वही रहे और इस विषय का हम और आगे चिंतन करें। लेकिन अकेलापन छोड़ो, सही दोस्त को पहचानना शुरू करो और अपने जीवन का आधार, अपने मन की शांति जो हमें दूसरे को देने से मिलती है, वो लेने से नहीं मिलती, इस सूत्र को अपने गांठ बांध लो, तुम्हारे ग्रुप में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। और इसीलिए अधिक से अधिक हमें यह प्रयास करना है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपने संस्कारों से जुड़े। चार्ज करने लगा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपने संस्कारों को अपनाएं और निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से हम उसी को स्वीकार करें जो लॉजिकल हो, जो साइंटिफिक हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी उन्नति कराने वाला हो, जो हमारा अपना आत्मबल बढ़ाने वाला हो। और इसी दिशा में माहेश्वरी सेवा संगठन ने एक सांस्कृतिक आयोजन कंपटीशन के रूप में एक स्पर्धा के रूप में रखा था, जिसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 आदि अलग अलग एज ग्रुप्स बनाए गए थे। और उन एज ग्रुप्स के कई सारे कंटेस्टेंट्स, कई सारे सहभागकर्ता यहाँ आए थे। इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां भेजी थी और इन प्रस्तुतियों का निर्णय आज के हमारे इस प्रवचन के साथ साथ, हमारे इस संवाद के साथ साथ ही आज उसका भी डिक्लेरेशन ऑफ प्राइजेस आज हमें करना है। और ये करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है, ये करने के लिए हम यहाँ उपस्थित है। हमारे यहाँ पर 2 वर्ष से 4 वर्ष का जो आयु समूह था, उसमें लोगों से, अर्थात उन बच्चों से प्रविष्टियां आई। 5 वर्ष से 7 वर्ष का एक आयु समूह था, उसमें प्रविष्टियां आई। 8 वर्ष से 10 वर्ष का आयु समूह था और 11 वर्ष से 13 वर्ष और फिर 14 वर्ष से अधिक, ऐसे ये ग्रुप बनाए गए थे। और इसमें चाहे स्तोत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का श्लोक हो, मंत्र हो, ये इस प्रतियोगिता में आपके बच्चों के द्वारा रिकॉर्ड करके आपको पूछना था और आपको ये यहाँ पर भेजना था। अपेक्षा से भी कई गुना अधिक हमें इसमें सहयोग मिला। लोगों का बड़ा ही उत्साहवर्धक सहभाग हमें इसमें आके प्राप्त हुआ और इस सहभाग के चलते ये जो प्रतियोगिता रखी गई थी, ये पूर्ण रूप से यशस्वी रही। और हमारा जो परीक्षा मंडल है, हमारे जो परीक्षा निर्णय करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही कठिन विषय बन गया कि किसका निर्णय कैसे करे, पहले दूसरे पुरस्कार देने के लिए किसका कैसे चयन करे, क्योंकि अनेक प्रतिभागी इतने योग्य है, अनेक प्रतिभागी इतने सही प्रस्तुतियां दिए हैं कि यहाँ पर इसका निर्धारण करना ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। हमारे माहेश्वरी सेवा संगठन के जो यहाँ पर देवियां हैं, अर्थात इनके जो संयोजक है, उन संयोजकों ने यहाँ पर अनेक समय से, बहुत समय देकर
ये प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया है। समय देना पड़ा। लगभग 500 से ज्यादा प्रस्तुतियां यहाँ पर आई हुई थी और इन 500 से ज्यादा आई हुई प्रस्तुतियों का निर्णय करना ये उतना ही कठिन, ये उतना ही टफ था और उसको भी बखूबी हमने यहाँ पर निर्णय करते हुए निर्धारित करने का प्रयास किया है। और ये भी हैंग हो गया। और इसी के द्वारा आज हमारे ये जो सभी सदस्य हैं जिन्होंने निर्णय तैयार भी किया है, उस निर्णय का अब हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, ये निर्णय आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, माता पिता, दादा दादी, पालकों भी आप याद रखना कि पुरस्कार तो हर बच्चे को दिया ही जाएगा। रही बात पहले दूसरे की, तो ये तो सब आप लोग भी जानते हो कि हर एक को पहला पुरस्कार तो मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप स्वतः इस प्रविष्टि देकर इस प्रतियोगिता में प्रवेश किए, यही आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि आप में वो धैर्य, आप में वो साहस, आप में वो विश्वास और आप में वो योग्यता तो आ गई जिसके चलते आप इस आयोजन के अंग बने। और हमारा उद्देश्य यही था कि हमारी संस्कृति से, हमारे तत्वों से हम जुड़े रहे। और इसी क्रम के अंतर्गत आप लोगों ने हमारा बहुत ही सहयोग किया है। और अब मैं हमारे जो इस स्पर्धा के निर्णायक सत्र है, उस सत्र की ओर अब हम चलते हैं। और मैं निवेदन करता हूं माहेश्वरी सेवा संगठन के इन देवियों से, इन आयोजकों से कि वो अब इस विषय में 2 मिनट में अपने विचार, अपना मंतव्य और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और उसी के बाद हम तुरंत इन संपूर्ण प्रतियोगिता के निर्णय का यहाँ पर प्रकटीकरण करेंगे। 1 मिनट जरा चालू रखिए। 1 मिनट लिसन प्लीज, 1 मिनट जरा चालू रखिए, रुकिए। एक हेडफोन लगा रखिए। हेलो, व्हाट्सएप पे कौन अब बोलते जा रहा है? सॉरी, व्हाट्सएप नहीं, जूम पे कौन बोल रहा है? मुझे जरा बतावे कि अब आगे बोलने वाला कौन है। देवी माधुरी सोमानी भाभी, 1 मिनट 1 मिनट। माधुरी सोमानी भाभी जी, इसको जरा उस तरफ ले जाओ। धन्यवाद भगवान। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बच्चों को आज छोटी छोटी टिप्स दी है, मुझे विश्वास है कि यदि वो उनमें से कुछ अंश भी ग्रहण करते हैं तो सभी अभिभावक बहुत खुश होंगे और हम बहुत ही लाभान्वित हुए। अब मैं निवेदन करूंगी YouTube पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी जो भी कार्यक्रम स्वामी जी के होने वाले हैं होंगे, आप उन सभी से लाभान्वित हो सके और समय समय पर आपको उसकी सूचना मिल सके। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे इंदौर जिला के अध्यक्ष श्री राजेश जी मुंगर, जो हमारे बीच में मौजूद है, हमारी इस प्रतियोगिता के बारे में वो 2 शब्द कहे। श्री राजेश जी मुंगर, इंदौर जिला अध्यक्ष। श्री राजेश जी मुंगड़। नहीं है शायद, है उनका माइक म्यूट है। राजेश भैया माइक आपका ऑन करें प्लीज। हाँ यस, ऑन हो गया। जय महेश। जय महेश जी, बोलते जाइए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है राजेश भी आपकी। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य युवराज स्वामी जी श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए
इंदौर जिला माहेश्वरी समाज की ओर से आज इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं माहेश्वरी सेवा संगठन, जो कि माहेश्वरी समाज इंदौर का एक संगठन है, को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे रूप में इस आयोजन का, जिसमें हमारे पांचों संयोजकों ने काफी मेहनत करके एक इतिहास बनाया है। आज 500 एंट्री का इसमें शामिल होना निसंदेह एक अच्छी बात है। मैं इस सेवा संगठन जो कि समाज के हर क्षेत्र में कई कार्य कर रहे हैं, भाई लक्ष्मीकांत जी बंग जो इसके मेन प्रणेता है, प्रबंधक है, हर कार्य को बखूबी कर रहे हैं। मैं समाज की ओर से उन्हें बधाई दूंगा एवं आज इस आयोजन में जिन बच्चों को सफलता मिल रही है उनको एवं उनके परिवार के लोगों को बधाइयां दूंगा। साथ में जो शामिल हुए हैं बच्चे, उनके लिए भी आने वाले भविष्य में शुभकामनाएं दूंगा कि उनके कदम भी इसी तरीके से आगे बढ़ते चले। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी संयोजक साथी श्रीमती सरला जी मानधन्या से कि वो हमारी इस प्रतियोगिता के बारे में सभी लोगों को अवगत करवाएं। श्रीमती सरला जी मानधन्या। आदरणीय स्वामी जी एवं सभी से मेरा जय श्रीमन नारायण। आदरणीय स्वामी जी, आपका सारगर्भित उद्बोधन हम सभी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। पर्दे के पीछे से काम करने वाले श्री लक्ष्मीकांत जी बंग द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही उत्तम रहा है। इससे बच्चों की संस्कार क्षमता उजागर हुई है, जिसमें उनके माता पिता का पूर्ण सहयोग रहा है। इन सभी बच्चों का उत्साह देखने व सुनने योग्य है। हर बच्चा किसी से कम नहीं है। आप सभी बच्चे पुरस्कृत हैं। यह तो एक नियम बना दिया गया है जिसका हमें पालन करना होता है तथा वह यहाँ प्रथम व द्वितीय देना होता है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ा है। माता पिता का उत्साह उनसे भी बढ़कर है। लॉकडाउन के इस पीरियड में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों के जीवन में एक बेहतर व सुसंस्कृत भविष्य का निर्माण होगा। मैं लक्ष्मीकांत जी बंग के लिए कहना चाहूंगी कि ये आज भी पर्दे के पीछे इसलिए है कि सबके जन्मदिन का ये इसमें डालते हैं अपने ग्रुप में, और कल इनकी बेटी का जन्मदिन था, उसका इन्होंने नहीं डाला। मतलब इससे आप समझ लीजिए कि ये आदमी कितना बड़ा आदमी है। जय जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद सल्ला भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी भैया बंग के लिए। अब मैं निवेदन करूंगी श्रुति जी मुद्रा हमारे संयोजक साथी से कि वो हमारे पास कितनी चीज आई और हमें क्या प्रॉब्लम्स आई इसको बताएंगे आप सभी को। श्रुति जी मुद्रा। जय श्री कृष्णा। मैं श्रुति मुंद्रा आप सभी का सादर नमन करती हूँ। स्पर्धाएं तो होती रहती हैं, परंतु यह स्पर्धा कुछ अनोखी थी क्योंकि यह संस्कारों से विलीन थी। Winning or losing in this competition is not important. बच्चों को यह प्रतिभा, यह प्रदर्शन, यह निखार और यह ग्रूमिंग संभव नहीं अगर पेरेंट्स उनके बच्चों में इन संस्कारों का प्रत्यारोपण ना करें। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। इस कंपटीशन में और लॉकडाउन बच्चों ने जो पुण्य लाभ लिए वो हमेशा उनकी धरोहर रहेगा। We got lot of entries, lot of participants, much more than our expectation across India. इतने प्रतिभावान participants पाकर हम आश्वस्त हो गए that our near future will be full of ethical and strong values. अंत में I would like to honor गीतांश धूत। इस होनहार बच्चे ने इस लॉकडाउन में सुंदरकांड के सारे श्लोक सुंदरकांड के सारे श्लोक
किसी ने YouTube पे चला रखा है, प्लीज बंद करिए। इसमें प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है श्रुति, क्योंकि किसी ने बीच में कुछ चालू कर लिया। हितांश, राम राम। अब मैं कुशल में भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापक त्रिविध बवसूला। मैं हितांश दूत आप सबको आपके स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी हम हितांश धूत के द्वारा यहाँ पर जो श्री सुंदरकांड का पाठ किया गया उसे सुन रहे हैं, और इस पाठ में आप सभी लोग इस बात को समझ ले कि ये केवल 8 वर्ष का बालक है। हमारे यहाँ पर जो इंदौर में माहेश्वरी समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार धूत परिवार, और ये धूत परिवार के द्वारा ये बच्चे को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए गए जिसमें हितांश ने केवल 7.5-8 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण सुंदरकांड इस लॉकडाउन के दरमियान पूरा कंठस्थ कर लिया। और यहां तक उसकी आज तैयारी है कि आप में से कोई भी कहीं भी कोई भी लाइन सुंदरकांड की बोलना शुरू करे तो हितांश उस लाइन को पूरा आगे तक अंत तक बोलते हुए याद सुनाता है। छोटा सा बच्चा 8 वर्ष का, लेकिन फिर भी जिसने इतने कम अवधि में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, सबसे पहले तो मैं परमात्मा की ये कृपा मानता हूं कि हितांश जैसे दीपक धूत जी का ये पुत्र है। दीपक के इन धूत परिवार के अच्छी परवरिश का ये सुफल इस परिवार को प्राप्त हुआ है अपने पुत्र के रूप में, हितांश के रूप में। उसी के साथ साथ उस बालक ने की हुई अथक मेहनत, संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास, ये उसके जीवन में अंत तक बना रहे। परमात्मा की अखंड कृपा हितांश धूत पर तो बनी रहे ही रहे। उसी के साथ साथ ये संपूर्ण आयोजन के जितने भी प्रतिभागी सहयोगी है, प्रतिभागी बच्चे हैं, इन सब पर भी परमात्मा की अखंड कृपा बनी रहे। उनका विश्वास और दुगना हो जाए, उनका कार्य करने का जज्बा चौगुना हो जाए, उनकी मेधा शक्ति अनंत गुना हो जाए, यशस्वी रहे और एक बहुत अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनकर, बहुत अच्छे परिवार के पायक बनकर ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य काल का उज्जवल भविष्य बने। ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः सभी बच्चों को साधुवाद देता हूं, अभिभावकों को साधुवाद देता हूं, बच्चों का अभिनंदन करता हूं, अनेक आशीर्वाद देता हूं। और आज ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें अब इन बच्चों के पुरस्कार वितरण तक हम आए हुए हैं। और अब बच्चों का पुरस्कार और निश्चित रूप से अब बच्चों के पुरस्कार का यहाँ पर हम घोषणा करने जा रहे हैं। आवाज कहाँ से आएगी उसमें? कॉम्पिटिशन के लिए जितनी मेहनत हमारे प्रतिभागियों ने की, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत उनके अभिभावकों की थी। जब हमारे पास फोन आ रहे थे किसी की दादा दादी का, के मम्मी पापा का, तो वो बहुत खुश थे हमारे इस कंपटीशन को लेके। और वैसे जब हमने प्रतियोगिता का मैसेज डाला, डिसाइड किया, तो हमने 5 कैटेगरी एज ग्रुप में इसको डिवाइड किया था। लेकिन जब हमारे पास एंट्रीज आई तो वो हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी।
अब हमारे सामने प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसमें से पुरस्कार कैसे दें। यदि 100-200 लोगों में से केवल फर्स्ट और सेकंड प्राइज निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत रहेगा। फिर हमने अनुरोध किया हमारे संस्था अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत जी बंग से, उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया कि भाभी हम हर ग्रुप से जितने मेंबर्स, जितने कैंडिडेट्स, जितनी एंट्री हमारे पास प्राप्त हुई है, किसी ग्रुप में हमने 4 फर्स्ट पुरस्कार निकाले हैं, किसी में 5 निकाले हैं। एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमने अपने प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइस जो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था वो भी बढ़ा दिया है, क्योंकि उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। उससे हम बहुत ही खुश हुए और लच्छू भैया बंग ने इसीलिए हमें अनुमति दी कि हम इसके प्राइस भी थोड़े बढ़ा दें। अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभी अभिभावकों को और बच्चों को जो कब से वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, प्लीज उन्हें अपने रिजल्ट से अवगत करवाएं और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब ये बारी आ गई, वो क्षण आ गया जिसके लिए आप सभी लोग इतने 1.5 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हो। 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु का जो समूह है, 2 वर्ष से 4 वर्ष की जो आयु का समूह है, उसके प्रथम पुरस्कार के विजेताओं के नाम अब मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं। 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु समूह के प्रथम पुरस्कार विजेताओं के नाम हैं कुमारी प्रावी प्रणव जी तोष्णीवाल, कुमारी प्रावी प्रणव जी तोष्णीवाल दूसरा प्रथम पुरस्कार विजेता है, क्योंकि प्रथम पुरस्कार 4 लोगों को देने पड़े, इतनी इनकी तैयारी अद्भुत है। प्रथम पुरस्कार के 2 से 4 वर्ष के आयु के समूह में प्रथम पुरस्कार विजेता है अर्चित आनंद जी भूतड़ा। 2 से 4 वर्ष की आयु समूह में ही प्रथम पुरस्कार पर्व पराग जी माहेश्वरी को भी दिया गया है और कुमारी ऋत्वी अभिनंदन जी मालपानी, इसे भी 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु समूह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बार इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और इनको अनेक आशीर्वचन, अनेक आशीर्वाद प्रदान करता हूं। 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु समूह में ही द्वितीय पुरस्कार भी 4 स्पर्धकों को प्राप्त हुआ है। आयांश अनुराग जी सोमानी, आयांश अनुराग सोमानी, इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है। श्रेयस मयूर जी मालपानी, इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है। अवयुक्त सुमित जी माहेश्वरी, इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है और कुमारी ईशी सिंगी, इनको भी द्वितीय पुरस्कार मिला है। 2 वर्ष से 4 वर्ष के आयु समूह में तृतीय पुरस्कार मिला है कुमारी श्रेजल श्रीकांत जी बांगड़। ये 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु के पुरस्कार यहाँ पर हमने बता दिए। 5 वर्ष से 7 वर्ष के आयु समूह के पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार कुमारी काशवी सपन जी पलोड़, प्रथम पुरस्कार आध्या पुरुषोत्तम जी मुंदड़ा, प्रथम पुरस्कार काशवी आशीष जी काबरा और प्रथम पुरस्कार आध्या अनंत जी माहेश्वरी। ऐसे इन 4 प्रतिभागियों को, 4 स्पर्धकों को 5 से 7 वर्ष की आयु के समूह में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। द्वितीय पुरस्कार इसी कैटेगरी में 5 वर्ष से 7 वर्ष के आयु गुट के लिए आर्यन डॉक्टर आशीष जी भूतड़ा, कुमारी सानवी तरुण जी लड्ढा, अव्यान गोविंदा जी मुंदड़ा और कुमारी काव्या जी लड्ढा। इन 4 प्रतिभागियों को 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु समूह में द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। 8 वर्ष से 10 वर्ष आयु का जो समूह है, इस समूह में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। 8 वर्ष से 10 वर्ष की आयु, इस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार दिया जाता है पार्थ चंद्र प्रकाश जी बियाणी, कुमारी रिदिमा अभिषेक मालपानी, अनवी रुचित झंवर और भूमि आलोक जी केला। पार्थ चंद्र प्रकाश जी बियाणी, रिदिमा अभिषेक मालपानी, अनवी रुचित झंवर
और भूमि आलोक जी केला, इनको 8 से 10 वर्ष की आयु का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 8 से 10 वर्ष की आयु समूह में द्वितीय पुरस्कार है तन्वी डॉक्टर एच के मोहता, कुमारी प्रिशा रोहित जी सोमानी, समर्थ विजय जी सोमानी, अनन्या राधा मोहन जी माहेश्वरी, वेंकटेश ऋषिकेश जी गीलडा, इनको द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में तृतीय पुरस्कार स्तुति विपिन जी आसावा, इवांश लव जी सुरजन, रिधिमा शरद जी लखोटिया, लक्ष्य अतीत जी लढ़ा और दिव्यांश अभिषेक जी परवाल, इनको इस 8 से 10 वर्ष की आयु में तृतीय पुरस्कार यहां इनको प्रदान किया जाता है। 11 वर्ष से 13 वर्ष के आयु समूह में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है निकुंज नीलेश जी भूतड़ा, अनय राधा मोहन जी माहेश्वरी, श्लोक राम जी कासट, नेतल ऋषिकेश जी गिलडा, इन चारों बच्चों को 11 से 13 वर्ष की आयु समूह का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। 11 से 13 वर्ष की आयु का प्रथम पुरस्कार के बाद द्वितीय पुरस्कार लविश विशेष जी सारड़ा, मुदित आशीष जी तापड़िया, यश सुनील जी राठी, कुमार सॉफ्टी आलोक जी काकाणी और यशस्वी चंद्र प्रकाश जी चोखड़ा, इनको 11 से 13 वर्ष आयु के समूह में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। 14 वर्ष की अधिक जो आयु का गुट है, इसमें प्रथम पुरस्कार अनन्या अमित कुमार माहेश्वरी, चिराग प्रकाश जी सोमानी, राघव दिनेश जी झवर और कुमारी अंजलि लक्ष्मीकांत जी भूतड़ा, इन 4 सहभागियों को यहाँ पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। अक्षिता चंद्र प्रकाश जी बियानी, श्रुति सुनील जी माहेश्वरी, श्री वृंदा गोविंद जी मानधन्या और नंदिनी अजित जी सोढ़ानी, इन 4 स्पर्धकों को 14 वर्ष से अधिक की आयु में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। और विशेष रूप से युग सूरज परवाल एवं आरव लोकेश मानधन्या, इन दोनों के द्वारा संगीत की युगल प्रस्तुति दी गई, जिसके लिए उनको एक विशेष पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो हमने प्रतियोगिता की थी माहेश्वरी सेवा संगठन इंदौर के द्वारा, इस प्रतियोगिता के ये पुरस्कार यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने प्रकट कर दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी घोषणा कर दी गई है और जिनको पुरस्कार मिला वो तो वैसे ही अभिनंदन के पात्र है, और जिनको पुरस्कार में नाम नहीं आया, ऐसे हर प्रतिभागी को पुरस्कार के रूप में जरूर पुरस्कृत किया जाएगा संस्था के द्वारा। ये भी संस्था के जितने भी हमारे सदस्य है, जो कार्यकर्ता है, जो सहयोजन करता है, उनके द्वारा ये निर्णय किया गया है। एक बार पुनः सभी इन बालकों का, सभी इन बच्चियों का, सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मनःपूर्वक उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो ऐसे ही अखंड नित्य नूतन अभिनव रचनात्मक श्रेष्ठ कार्य से संलग्न रहे और जीवन को यशस्वी बनाए। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा पुरस्कार वितरण था, वितरण तो किया नहीं लेकिन पुरस्कार घोषणा ये यहाँ पर संपन्न होती है। और अब स्वाभाविक रूप से हम चलते हैं विश्राम की ओर। माहेश्वरी सेवा संगठन इंदौर के कुछ गिने चुने ये 5, 6, 7, 8 महिलाएं और एक लक्ष्मी महाराज बंग, लक्ष्मीकांत जी बंग, इनके सहयोग से, इनके ही संकल्पना से हमने आज इस विषय का यहाँ पर श्रवण किया। आज YouTube पर बिना इंटरप्शन के लाइव प्रोग्राम हमारा चले,
हमारा सेमिनार चले, इसके लिए उज्जैन के ही श्री रूप किशोर जी बजाज, जिन्होंने संपूर्ण तकनीकी सहयोग दिया, श्री विष्णु जी जाजू उज्जैन, उनका तकनीकी सहयोग हमें प्रथम दिन से ही मिल रहा है। और आज हमने ये द्वितीय सत्र हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, एक अनमोल धरोहर को यहाँ पर श्रवण किया। आप सभी पर परमात्मा की अखंड मंगलमय कृपा बनी रहे, ऐसे परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। नित्य आप भगवत चरणों के अनुरागी बनकर अपने जीवन को यशस्वी और श्रेष्ठ बनाएं, ऐसे आपसे अनुरोध करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। आपका अपना उज्जैन रामानुज कोट में श्री उज्जैन अवंतिका रामानुज कोट पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी जी महाराज का चरण चंचरीक युवराज स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य। आवाज चला उसकी।